हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे हम क्या बीजेपी के तीसरे कार्यकाल में होगा पीओके पर कब्जा, क्या भारत पीओके वापस ले लेगा मोदी के तीसरे कार्यकाल में, बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वहीं आपको बताएंगे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक लेकिन चीन पर खामोशी क्यों, जयशंकर जी ने दिया करारा जवाब। तो वहीं सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान भेजी 50 खास लोगों की टीम, आखिर क्यों, क्या करने वाला है पाकिस्तान में सऊदी अरबिया। तो वहीं चीन ने ऑस्ट्रेलिया नौसैनिक हेलीकॉप्टर पर बरसाई आग, जिसके बाद बढ़ गया तनाव। तो वहीं एक से एक बड़ी जानकारी बताएंगे, दिन भर की बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां क्या बीजेपी के तीसरे कार्यकाल में होगा पीओके पर कब्जा। राजनाथ सिंह के बयान के बाद अब जयशंकर जी ने भी दे दिया बड़ा बयान। दरअसल भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी ने एक बार फिर पीओके को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रविवार को पीओके को भारत का हिस्सा बताया। जयशंकर जी ने कहा कि पाकिस्तान की आजादी के शुरुआती सालों में इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण यहाँ यानी पीओके में हालात खराब हो गए। उन्होंने कहा कि लोग पीओके को भुला चुके थे, लेकिन लोग अब इसे फिर से देश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। विदेश मंत्री जी ने कहा कि घर की जिम्मेदारी के लिए कोई सही रखवाला नहीं होता है, तो इसका फायदा बाहरी उठाते हैं। यही हुआ और रखवाले ने बाहरी यानी पाकिस्तान को घर में घुसने की इजाजत दे दी थी। जी हाँ, आपको बता दें, अभी जयशंकर जी ने बयान दिया, उससे पहले राजनाथ सिंह ने भी पीओके पर यानी पीओके को भारत में शामिल करने पर बयान दिया था। उससे पहले पूर्व जनरल वीके सिंह ने भी बयान दिया था कि जल्द से जल्द पीओके भारत में शामिल होगा। अब ऐसे में अब सवाल ये है कि पीओके को फिर से भारत में शामिल करने के दावों में कितना दम है। तो आपको बता दें, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की बात अभी तो मुश्किल दिखाई दे रही है। भारत की तरह है, पाकिस्तान भी एक परमाणु मुल्क है। ऐसे में भारत अगर पीओके को लेकर कोई कदम भी उठाता है तो यह पड़ोसी मुल्क के साथ युद्ध छेड़ने जैसा हो सकता है। तो वहीं जानकारों का मानना है, उनका कहना है कि अगर भारत कभी भी पीओके को वापस लेने की कोशिश करता है तो उसे इस पर पूरी ताकत से कब्जा करना होगा। ये एक तथ्य है कि अक्साई चीन हो या पीओके, पाकिस्तान और चीन ने इसे सैन्य बल से ही कब्जा किया था। ऐसे में इसे सिर्फ सैन्य बल के जरिए ही वापस हासिल किया जा सकता है। ऐसे में अगर सैन्य बल के द्वारा पीओके को हासिल भारत करेगा तो कहीं ना कहीं बड़ा टकराव पाकिस्तान के साथ देखने को मिल सकता है। वो बात अलग है कि अपना भारत ही जीतेगा, लेकिन कुछ ना कुछ कैजुअलिटी हमें भी सहनी पड़ेंगी। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है बताइएगा जरूर दोस्तों। साथ ही साथ अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां इतना ही नहीं, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक लेकिन चीन पर खामोशी क्यों, जयशंकर जी ने दिया जवाब। बीते कई वर्षों से भारत चीन के बीच सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा है कि चीन ने भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया है, लेकिन ये सारा अतिक्रमण 1958 से 1959 के दौरान हुआ था और अब भारत चीन के साथ सीमा को लेकर समझौता करने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्री ने टेलीविजन नेटवर्क के साथ एक साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत सरकार चीन के मामले में चुप नहीं बैठी है, लेकिन कांग्रेस लोगों को गुमराह करने में लगी है और उसके शासन के दौरान कब्जाई गई हमारी जमीन को अब तक का अतिक्रमण बताने की कोशिश कर रही है। तो वहीं आपको बता दें, सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान भेजी 50 खास लोगों की टीम। शहबाज सरकार के साथ मिलकर क्या बन रहा मिशन बता दें। कंगाल पाकिस्तान पर सऊदी अरबिया इस वक्त कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आ रहा है। सऊदी ने शहबाज सरकार से मिलकर बड़ा प्लान कर रहा है। निवेश की संभावना देख सऊदी पाकिस्तान में कुछ बड़ा करना चाहता है। इसके लिए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 50 खास लोगों की टीम पाकिस्तान भेजी है। ये लोग पाकिस्तान में व्यापार और निवेश की संभावनाओं का पता लगाएंगे। सऊदी अरब के डिप्टी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर इब्राहिम अल मुबारक के नेतृत्व में एक 50 सदस्यों का एक डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान और पेट्रोलियम मंत्री मुसादिक मसूद मलिक ने सऊदी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में 30 कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल है। 50 सदस्यों का ये डेलीगेशन रविवार को इस्लामाबाद पहुंचा। बता दें, सऊदी अरब के डिप्टी इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर इब्राहिम अल मुबारक ने कहा कि डेलीगेशन में शामिल सऊदी कंपनियों के अलग अलग सेक्टर्स के प्रतिनिधि शामिल है। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, ऊर्जा, विमानन, निर्माण, खनन, अन्वेषण, कृषि और मानव संसाधन विकास जैसे सेक्टर्स हैं। तो वहीं इस मौके पर पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्री जाम कमाल खान ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य एग्रीकल्चर, माइनिंग और मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है। यानी कि सऊदी अरबिया का ये डेलीगेशन पाकिस्तान में व्यापार और निवेश इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटी संभावनाओं का पता लगाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं अब सऊदी अरबिया पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो वहीं आपको बता दें, चीनी फाइटर जेट ने ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक हेलीकॉप्टर पर बरसाई आग। दक्षिण चीन सागर में बढ़ा तनाव। जी हाँ, दक्षिण
दक्षिण चीन सागर में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में काम कर रहे एक ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के हेलीकॉप्टर को चीनी लड़ाकू विमान के फ्लेयर ब्लास्ट का सामना करना पड़ा है। इस कारण ऑस्ट्रेलियाई हेलीकॉप्टर के पायलट को खुद को बचाने की कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लड़ाकू विमान फ्लेयर का इस्तेमाल दुश्मनों की गर्मी का पीछा करने वाली मिसाइलों से बचने के लिए करते हैं। ये घटना दक्षिण चीन सागर से सटे पीले सागर में घटित हुई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई रक्षा विभाग ने चीनी वायुसेना के J-10 विमान की गतिविधियों को असुरक्षित और गैर पेशेवर करार दिया है। तो वहीं मोदी सरकार की होशियारी आपको बता दें, भारत ने रशिया से सस्ता तेल भी खरीद लिया और 1 रुपया भी नहीं दिया। बताएंगे कैसे। दरअसल भारत ने पिछले 2 साल में रशिया से बड़े पैमाने पर रियायती दाम पर कच्चे तेल की खरीद की है। इस खरीद का पैसा आज भी भारत में ही मौजूद है। इसका मतलब ये है कि भारत ने रियायती कच्चे तेल आयात के बदले जो पैसा रशिया को दिया है वो आज भी इसी देश में मौजूद है। जी हाँ, हाल में ही खुलासा हुआ है कि रशिया ने भारतीय बैंकों में जमा हुए अरबों रुपए को भारतीय शेयरों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश किया है। इससे भारत का पैसा भारत में ही मौजूद है और रशिया को भी कोई परेशानी नहीं है। इससे भारत और रशिया के बीच हथियारों की खरीद को लेकर पैदा हुई पेमेंट की समस्या भी सुलझ गई है। दरअसल पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर आक्रमण के कारण रशिया के हजारों वित्तीय संस्थानों को वैश्विक भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से बाहर कर दिया था। आप सभी को याद होगा। अब ऐसे में इसका बम्पर फायदा भारत को हुआ है और भारत की मोदी सरकार ने रशिया से ऑयल भी खरीद लिया और पैसा भी भारत के अंदर ही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आम के आम गुठलियों के दाम जैसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है अपने लिए। साथ ही साथ आपको बता दें, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, मोदी जी ठिकाने आया होश तो भारत से गिड़गिड़ाने लगा मालदीव। जी हाँ, भारत से तनाव के चलते मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। बार बार आपको हम ये खबर बता रहे हैं और फिर एक बार आज ये सबसे बड़ी खबर आई है। इसका असर द्वीप समूह देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। इसे देखते हुए मालदीव के पर्यटन मंत्री ने सोमवार को भारतीयों से उसकी इकोनॉमी में योगदान देने की अपील की। पीटीआई की दिए इंटरव्यू में इब्राहिम फैजल ने अपने देश और भारत के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास रहा है, हमारी नई सरकार भारत के साथ मिलकर काम करना चाहती है। हमने हमेशा शांति और मैत्रीपूर्ण माहौल को बढ़ावा दिया है। यहाँ के लोग और सरकार भी भारतीयों के आगमन का गर्मजोशी से स्वागत करती है। मालदीव के नेता इब्राहिम फैजल ने कहा कि पर्यटन मंत्री के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि कृपया भारतीय हमारे देश को अपने टूर का हिस्सा बनाए। हमारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 6 जनवरी को अपने एक्स हैंडल पर भारत के पश्चिमी तट पर प्राचीन लक्षद्वीप द्वीपों की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए थे। इसको लेकर मालदीव के 3 अधिकारियों ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की। इसके बाद भारत की ओर से मालदीव पर तीखी प्रतिक्रिया हुई। कई मशहूर हस्तियों सहित लाखों भारतीयों ने मालदीव घूमने का अपना प्लान ही कैंसिल कर दिया। अब जब मालदीव को पता चल चुका है कि मालदीव के जो लोग हैं वो देश के प्रति वफादार है, वो भारत देश के प्रति देशभक्त हैं और ऐसे में मालदीव की दाल भारत के सामने नहीं गलने वाली, तब गिड़गिड़ाने लगा। मालदीव कहने लगा हम बर्बाद हो जाएंगे। जी हाँ, अब इस पर आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्योंकि मालदीव के नेता इब्राहिम फैजल ने सोमवार को कहा है कि पर्यटन मंत्री के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि कृपया भारतीय हमारे देश को अपने टूर का हिस्सा बनाएं। हमारी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। ऐसे में क्या भारतीय लोगों को इतना सब कुछ देखने के बाद क्या मालदीव टूर के लिए जाना चाहिए? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। और रही बात मालदीव के बर्बाद होने वाले बयान की, तो बर्बादी किसे कहते हैं मालदीव ने अभी देखी नहीं है और ज्यादा दिन वो चीन के साथ गठबंधन में रहा तो अपने आप पता चल जाएगा बर्बादी किसे कहते हैं। उसके बाद जब भारत की याद आएगी उसका अलग ही स्वाद रहेगा। साथ ही साथ आपको बता दें, क्या चीन की नकल कर रहा है नेपाल? पूर्व विदेश सचिव ने कह दी है बात। दरअसल क्या नेपाल चीन के रास्ते पर चल पड़ा है? राजनयिक हलकों में नेपाल के हालिया कदम को कुछ इसी नजर से देखा जा रहा है। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा जो भारत का हिस्सा रहे हैं उन्हें नेपाल ने अपना बताया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी इस मामले में अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुके हैं। इस पूर्व विदेश सचिव भी नेपाल के इस कदम से नाखुश है। उन्हें लगता है कि नेपाल का ये फैसला उकसावे वाला कदम है और ऐसा जानबूझकर किया गया है। तो वहीं नेपाल का ये ताजा कदम प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के उस बयान के विपरीत है जिसमें उन्होंने भारत नेपाल के बीच सीमा विवाद को मित्रता की भावना से सुलझाने का संकल्प लिया था। हाल ही में नेपाली कैबिनेट ने 100 रुपए का नया नोट छापने को मंजूरी दी है, जिसके मानचित्र में भारत में शामिल इलाकों बोले तो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को दर्शाया जाएगा। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक 100 रुपए के नोट को फिर से डिजाइन करने के साथ बैकग्राउंड में छपे पुराने नक्शे को भी बदला जाना है। ये खबर हमने आपको कल ही बताई थी, लेकिन आपको बता दें जो हमारा मकसद है वो ये बताना कि क्या चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है नेपाल जो ऐसे कदम उठा रहा है। तो आपको बता दें पूर्व विदेश सचिव के मुताबिक उन्हें लगता है कि नेपाल चीन के नक्शे कदम
कदम पर चल रहा है वो ठीक वैसा ही कर रहा है जैसा चाइना अभी तक भारत के साथ करता आया है। जैसे चीन विवादित इलाकों पर अपना दावा करता है, पासपोर्ट पर अपना नक्शा दिखाता है, अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों को अपने नक्शे में शामिल करता है, तो कभी उन जगहों का नाम बदल देता है। वो कहते हैं कि नेपाल का 100 रुपए के करेंसी नोट पर नक्शा बनाकर भारतीय इलाकों को अपना बताना कुछ इसी तरह से दर्शाता है। वो कहते हैं कि जब दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही थी तो नेपाल को ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी? क्या नेपाल सरकार ओली की राह पर चल रही है? नेपाल को इस पर बिंदुवार अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब आप क्या जवाब देंगे दोस्तों इस मुद्दे पर? बताइएगा जरूर। अगर आपसे हम ये सवाल पूछें कि क्या जानबूझकर चीन का नकल कर रहा है नेपाल, क्या चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है नेपाल, तो आपका क्या जवाब होगा दोस्तों? बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें चीन में भारतीय छात्रों की संख्या 23,000 से घटकर हुई 10,000। सीमा विवाद इसकी सबसे बड़ी और असली वजह है। बता दें चीन के साथ सीमा विवाद व कोविड संबंधित प्रतिबंधों के बीच भारतीय छात्रों ने चीन के विश्वविद्यालयों से किनारा कर लिया है। 2020 की शुरुआत में कोरोना के भीषण प्रकोप के समय चीनी विश्वविद्यालयों में 23,000 से ज्यादा भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे थे, जिनकी संख्या घटकर 10,000 रह गई है। कोरोना काल से पहले चीन में विदेशी छात्रों में दूसरी सर्वाधिक संख्या भारतीयों की थी, जबकि विशेष सबसे ज्यादा पाकिस्तानी थे, जिनकी संख्या 28,000 के करीबी थी। जानकार बताते हैं कि ज्यादातर भारतीय छात्र चीन में मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं। भारत में सरकारी मेडिकल संस्थानों में दाखिला पाने के लिए कड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के निजी मेडिकल कॉलेज अत्यधिक फीस वसूलते हैं, लेकिन दाखिले में दिक्कत नहीं होती। इसके कारण कोरोना से पहले चीनी विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया था। अब ऐसे में जिस प्रकार से भारतीय छात्रों की संख्या चाइना में घटी है, 23,000 से 10,000 पर आया है, इस पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? क्या वाकई में भारत अब इन छात्रों को वही सुविधा प्रोवाइड करने में सक्षम हो चुका है जो चाइना कर रहा था? बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें अमेरिका में हो सकता है सिविल वॉर। इस ओपिनियन पोल में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ, अमेरिका में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल अमेरिका में एक ओपिनियन पोल हुआ है जिसमें सामने आया कि अमेरिका में सिविल वॉर हो सकता है। 41% अमेरिकियों का मानना है कि अगले 5 साल में अमेरिका में गृह युद्ध हो सकता है। सर्वे में सामने आया है कि 37% अमेरिकी मानते हैं कि इस साल अगर ट्रंप चुनाव हारे तो गृह युद्ध होगा। 25% अमेरिकियों का मानना है कि ट्रंप के शासन काल में यानी जीतने पर गृह युद्ध होगा। 54% रिपब्लिकन वोटर का कहना है कि 2029 तक हर हाल में अमेरिका में सिविल वॉर होगा। जी हाँ, अमेरिका में हाल ही में ओपिनियन पोल हुआ जिसमें सामने आया कि अमेरिका में कई हालातों में सिविल वॉर हो सकता है। अमेरिकी संस्था रेसमुसेन रिपोर्ट्स ने ये ओपिनियन पोल जारी किया है। आपको बता दें कि ऑनलाइन और फोन के जरिए ये सर्वे किया गया है। सिविल वॉर की आशंका जताने वाले लोगों में महिलाएं, युवा और अश्वेत अमेरिकी ज्यादा तादाद में हैं। तो वहीं बता दें चीन के नए एयरक्राफ्ट कैरियर से भारत को क्यों रहना चाहिए? चौकन्ना क्या है कारण? दरअसल जमीन और हवा के बाद दुनिया के शक्तिशाली देशों ने अब पानी पर अपनी बादशाहत को और बढ़ाने का मन बना लिया है। भारत भी लगातार अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन भारत को अपने पड़ोसी देश चीन की समुद्री ताकत को लेकर अब पहले से ज्यादा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, दरअसल चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान पिछले हफ्ते परीक्षण के लिए समुद्र में उतारा है। अमेरिका की बढ़ती सैन्य शक्ति के बीच चीन भी अपनी नौसेना का विस्तार कर रहा है। साथ ही चीन अपने पड़ोसी देश भारत को भी अपनी समुद्री ताकत का एहसास कराने की कोशिश कर रहा है। ये नया एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान प्रांत के नाम पर रखा गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर है। सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार फुजियान कैरियर शंघाई के जियांग नान शिपयार्ड से रवाना हुआ और परीक्षण मुख्य रूप से एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रणोदन और विद्युत प्रणालियों की विश्वसनीयता और स्थिरता का परीक्षण करेंगे। तो वहीं आपको बता दें हमास युद्ध विराम की सभी शर्तें मानने को तैयार। अब इजराइल के पाले में है गेंद। जी हाँ, इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से घिरे हमास ने युद्ध विराम की सभी शर्तें मानने का ऐलान कर दिया है। अब इस पर इजराइल को फैसला लेना है। हमास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उसने अपने इस फैसले से कतर और मिस्र को भी सूचना दे दी है, जो हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता का काम कर रहे थे। हालांकि इसकी शर्तें क्या होंगी और फलस्तीन और इजराइल के बंधकों का क्या होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमास ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक बयान में युद्ध विराम की सभी शर्तों को मानने की पुष्टि की है। तो वहीं बता दें स्थानीय चुनाव के नतीजों के बाद पीएम ऋषि सुनक ने दी चेतावनी। कहा ब्रिटेन में बन सकते हैं त्रिशंकु संसद जैसे हालत। जी हाँ, ब्रिटेन में हुए स्थानीय चुनावों के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि विपक्षी लेबर पार्टी के नेतृत्व में देश त्रिशंकु संसद की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि स्थानीय चुनाव का विश्लेषण करने के बाद ये संकेत मिले हैं और ब्रिटेन
के लिए एक खतरा साबित हो सकता है। बता दें कि ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को हाल के नगर निगम चुनावों में सैकड़ों सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। पीएम सुनक ने इसे निराशाजनक बताते हुए कहा कि इन नतीजों से पता चलता है कि देश त्रिशंकु संसद की तरफ बढ़ रहा है। तो वहीं सुनक ने कहा कि हम कड़ी मेहनत करेंगे, परिणामों के कारण क्षेत्र में प्रगति प्रभावित नहीं होगी, बल्कि परिणामों से प्रगति का मेरा संकल्प दुगना जरूर हो गया है, ये कहना है ऋषि सुनक जी का। तो वहीं आपको बता दें, ताइवानी राजदूत ने की चीन को महासभा से निष्कासित करने की मांग, कहा यूनाइटेड नेशन का भागीदार बनने के लायक नहीं है चाइना। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात कही है ताइवान के राजदूत ने। जी हाँ, जर्मनी में ताइवान के राजदूत शी झाई वे ने कहा कि चार्टर की शर्तों के अनुरूप चीन संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा होने की काबिलियत नहीं रखता है। चीन में उइगरों, तिब्बतियों, हांगकांग और उसके लोगों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों को देखते हुए उसे बहुत पहले ही संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित कर दिया जाना चाहिए था। म्यूनिख में मनाई जा रही विश्व उइगर कांग्रेस की 20वीं वर्षगांठ पर ताइवान के दूत ने अपने कब्जे वाले क्षेत्र पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अत्याचारों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनके कब्जे वाले क्षेत्रों के लोग समान चीन की ओर से पैदा किए गए दुर्भाग्य का सामना कर रहे हैं और इसके लिए विभिन्न देशों को एकजुट होने की आवश्यकता है। तो वहीं बता दें, फर्जी बम धमकियों से निपटने के लिए प्रोटोकॉल और एसओपी बनाने की आवश्यकता, केंद्र ने की समीक्षा। जी हाँ, केंद्र ने फर्जी बम धमकियों से निपटने के लिए विस्तृत एसओपी और ईमेल की निगरानी की मांग की है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऐसी स्थितियों के लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। गृह सचिव ने पिछले सप्ताह दिल्ली के कुछ स्कूलों को फर्जी ईमेल के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की। गृह सचिव ने स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाने, सीसीटीवी कैमरे और ईमेल की नियमित निगरानी की जरूरत पर भी जोर दिया। साथ ही साथ बता दें, आखिर पागलों की तरह सोना क्यों खरीद रहा है चाइना, आखिर क्या प्लानिंग कर रहा है ड्रैगन जिसकी वजह से बढ़ी गोल्ड प्राइस। दरअसल अक्सर भू राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल के समय में सोने को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। वर्तमान समय में रशिया, यूक्रेन और इजराइल हमास के बीच जंग छिड़ी हुई है, इसकी वजह से सोने की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद सोने के प्राइस में अचानक उछाल देखा गया और यह मार्च 2024 तक धीरे धीरे बढ़ती रही, लेकिन अचानक मार्च से सोने की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला। दरअसल सोने की अचानक कीमतों में वृद्धि का असली वजह चाइना को माना जा रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि चाइना उपभोक्ताओं का रियल एस्टेट या स्टॉक जैसे निवेशों में उनका विश्वास डगमगा गया, इसीलिए वे भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान आज सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 93 सीटों पर आज होगा फैसला। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए मंगलवार यानी आज के दिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीसरे चरण में 120 महिलाओं सहित 1351 प्रत्याशियों की किस्मत तय होना है। जिन प्रत्याशियों का भविष्य दाव पर है उनमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह, सांसद डिम्पल यादव और सुप्रियो सुले समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अभियान रविवार शाम 6 बजे थम गया था। मतदान के लिए दूर दराज के मतदान केंद्रों पर मतदान सामग्री के साथ चुनाव अधिकारियों के दल को समय से रवाना कर दिया गया था। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चुनाव आयोग ने वृद्ध और दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध करने के साथ साथ मतदाताओं को गर्मी से बचाने के लिए पोलिंग बूथ पर छाया और जल की सुविधाएं की हैं। जी हाँ, बता दें, मतदान पर निगरानी के लिए 4303 उड़न दस्ते यानी फ्लाइंग स्क्वाड बनाए गए हैं। 1987 वीडियो सर्विलांस टीम तैनात है। इस चरण में निर्वाचन आयोग ने अपने एप्लीकेशन वोटर टर्न आउट के फीचर में बदलाव किया है। गर्मी लू के थपेड़ों को देखते हुए आयोग ने कहा है कि हर एक मतदान केंद्र पर पीने के पानी के अलावा ORS का घोल भी उपलब्ध होगा। जी हाँ, अब ऐसे में बड़े बड़े नेताओं की आज किस्मत तय होगी, जहां केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला, प्रहलाद जोशी, SP सिंह बघेल, तो वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह 20 बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे। बहरहाल क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या इनकी किस्मत हो पाएगी? फिक्स बताइएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, 3 घंटे के अंदर हटाओ डीप फेक और AI निर्मित सूचनाएं। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले एक्शन में क्यों दिखाई दिए इलेक्शन कमीशन? दरअसल तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले चुनाव आयोग ने सोमवार को सख्त रुख अपनाते हुए सभी राजनीतिक दलों को 3 घंटे के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल करके तैयार की गई गलत सूचनाओं, डीप फेक या किसी भी तरह की आपत्तिजनक सूचनाओं को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। तो वहीं बता दें, गुजरात पहुंचे पीएम मोदी जी आज अहमदाबाद में करेंगे मतदान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आंध्र प्रदेश और ओडिशा में जनसभा करने के बाद देर शाम गुजरात पहुंचे पीएम मोदी जी आज अहमदाबाद में अपना वोट डालेंगे और ये पहला चुनाव होगा जब नरेंद्र मोदी जी अपनी मां के आशीर्वाद
आशीर्वाद के बिना वोट डालने जाएंगे। बता दें कि गुजरात में तीसरे चरण में सभी 26 सीटों पर मतदान हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन क्या पीएम मोदी जी को गुजरात की जनता आशीर्वाद दे पाएगी? क्या आज का पीएम मोदी जी का चुनावी क्षेत्र का मतदान रंग लाएगी? जो भी आपकी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, इंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्ट, झारखंड कैश कांड पर बोले अमित शाह जी। कहा साबित हुआ है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता है वो भ्रष्ट हैं। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह जी ने सोमवार को कहा कि अगर विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आए तो देश में जंगल राज होगा। शाह ने यह भी दावा किया है कि झारखंड में करोड़ों रुपए नकदी बरामदगी से साबित होता है कि इंडिया गुट के नेता भ्रष्ट हैं। बिहार के समस्तीपुर जिले में भाजपा नेता एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के पक्ष में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह जी ने कहा कि झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामदगी साबित करती है कि इंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्ट हैं। साथ ही साथ बता दें, भाजपा की मदद कर रही है बसपा, बहुजन वोट बर्बाद न करें। टिकट बदलने से मायावती पर भड़के अखिलेश यादव। दरअसल यूपी का लोकसभा चुनाव पश्चिम से पूरब पहुंच गया है। कल से यानी आज से अंतिम चरण का नामांकन शुरू हो जाएगा। इस बीच बसपा ने सोमवार को 2 टिकटों में बदलाव क्या किया? अचानक यूपी की विपक्षी पार्टियां मायावती पर हमलावर हो गई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव तो बुरी तरह मायावती पर फायर ही हो गए। उन्होंने वोटरों से बड़ी अपील कर दी, यहाँ तक कह दिया कि बसपा भाजपा की मदद कर रही है, बहुजन अपना वोट बर्बाद न करें। आप सांसद संजय सिंह भी बसपा पर फायर दिखाई दिए, यानी कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी बसपा पर फायर होते नजर आए। उन्होंने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यहाँ तक लिख दिया कि बसपा का टिकट भाजपा तय कर रही है। हाथी के सूंड में कमल का फूल आ गया है। जी हाँ, यानी कि विपक्ष बसपा पर हमलावर होते नजर आए हैं। तो वहीं बता दें, सीएम योगी जी का बड़ा हमला। कहा रिजल्ट आते ही सपा के गुंडों की गर्मी शांत हो जाएगी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने उन्नाव और शाहजहांपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। उस दौरान उनके निशाने पर यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा रही। सपा पर हमला करते हुए सीएम योगी ने कहा कि चुनाव आता है तो इनकी गर्मी चढ़ने लगती है, इनको लगने लगता है कि फिर से सत्ता में आकर अपना कहर ढाएंगे। चुनाव रिजल्ट आते ही इन गुंडों की गर्मी भी धीरे धीरे शांत होती चली जाती है और चली जाएगी। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी उन्होंने कहा कि इनका इतिहास प्रभु राम का विरोध करने का रहा है। बहरहाल दोस्तों, इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी, थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और अभी कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी